तो हम आगे शुरू करें। यस सर। ओके यस सर। आगे बढ़ते हैं। हम अब बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। हमारा पार्ट 5, हमने पार्ट 4 तक पढ़ा। पार्ट 4 क्या है? डीपीएस पे पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 2 सिटीजन, पार्ट 1 यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है। पार्ट 1 के आर्टिकल 1 to 4, 1 to 4। पार्ट 2 के आर्टिकल सिटीजनशिप के आर्टिकल कहाँ मिलेंगे मुझे? 5 सर to 5 11, to 11। फंडामेंटल राइट्स के कहाँ मिलेंगे? 12 to 12 to 30, 35। डीपीएसपी के आर्टिकल्स कहाँ मिलेंगे? 35 to 36 to 51, 50 1, 1 51, और फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ मिलेंगी? 51A। 51A। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट 5 की, जिसमें हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, उस चैप्टर की बात की जाती है। ठीक है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या स्ट्रक्चर होगा, उसके जो लोग हैं वो कैसे काम करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे प्रेसिडेंट। किसी को इसका चैप्टर वाइज ब्रेकअप याद है? पार्ट 5 का चैप्टर वाइज ब्रेकअप? यस सर। अच्छा बोलो, मुझे सर नंबर चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर 1 द एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट। इसमें आर्टिकल एक बार 79 टू काम करो, ठीक है, एक बार इसको ना पूरा खोल लेते हैं, कोई की बुक पे खोल लो, गलत हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, मुझे भी याद नहीं है ना। गुड मॉर्निंग सर। भाई आप लोग लेट सर ज्वाइन कर रहे हो? चैप्टर हाँ बताओ। सर चैप्टर फर्स्ट में द एग्जीक्यूटिव है एंड चैप्टर 2 में पार्लियामेंट एंड चैप्टर पार्ट थर्ड 5 के चैप्टर 1 में क्या है? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव। ओके ठीक। चैप्टर 2 में पार्लियामेंट। 2 में पार्लियामेंट, ठीक है। थर्ड में लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। एंड फोर्थ में यूनियन जुडिशरी। और में यूनियन जुडिशरी। एंड चैप्टर 5 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, आर्टिकल 148 टू 151 है इसमें। बस यही चैप्टर और भी है? नो सर चैप्टर 5 ही है इसमें। 5 एग्जीक्यूटिव कहाँ से कहाँ तक है? 52 to 78। 52 to 78। पार्लियामेंट कहाँ से कहाँ तक है? 79 to 122। 22 122 तक पार्लियामेंट। चैप्टर 3 आर्टिकल 123। 123 और भी कोई है इसमें? बस एक ही है? नो सर इसमें नहीं है। चैप्टर 4 में है 124 to 147। 147 और ये आपने बताया 148 to 151। यस ठीक है। सर। यस सर। तो अगर मैं इनको इस जो नंबर्स मैंने लिखे इनको याद रखूं तो मुझे क्या फायदा हो जाएगा?
सर ये इसमें पता चल सकता है सवाल आएगा तो मैं सीधा सीधा ये जानता हूँ कि 4 आर्टिकल्स में आंसर आना चाहिए। प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव पावर का सवाल आएगा, एग्जीक्यूटिव का सवाल आएगा, सेंटर की एग्जीक्यूटिव का। तो मुझे क्लियरली यहाँ से ही अपने पूरी पॉलिटी और उसका बेसिक मुझे याद आ जाएगा। ठीक है, मुझे पता है मेरे प्रेसिडेंट है, तो मान लो प्रेसिडेंट क्या शपथ कौन से आर्टिकल में दिलाई जाती है, पूछ लेता है तो आपको क्या पता होगा? या तो आपको सारा एक एक याद होना चाहिए, जो कि सामान्य बुद्धि के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, सामान्य बुद्धि से हम मोटा चैप्टर याद कर लेंगे। हमें पता है कि प्रेसिडेंट के पावर्स कहाँ आती है, तो 54, 55 समथिंग लाइक ऐसा कोई आर्टिकल होगा। तो उसे हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हम अपने विवेक से, ठीक है, इसे विवेक बोलते हैं, इस विवेक से का इस्तेमाल करके हम आंसर बना लेंगे कि ये आंसर होना चाहिए उसका, वही उसका आंसर होगा। उसका आंसर 152 नहीं हो सकता क्योंकि वो उसके चैप्टर के बाहर ही चला गया। तो हमें आर्टिकल 400 से ऊपर आर्टिकल है, सारे याद करने की जरूरत नहीं है, हमें उनके हिस्से याद करने की जरूरत है। कुछ याद करने की जरूरत थी, वो हमने ऑलरेडी याद कर लिए थे। फंडामेंटल राइट के जैसे आर्टिकल्स हैं, DPSPs है, वो हमने ऑलरेडी याद कर लिए। अब जो याद करने को बचे हैं वो ये बचे हुए हैं जो ब्रॉड चैप्टर्स हैं। तो इन ब्रॉड चैप्टर्स को अगर हम याद कर ले तो बहुत अच्छा है, पर सामान्यतः हम याद कर नहीं पाएंगे। तो सबसे अच्छा है कि आप उनका जो चैप्टर है, जिस पार्ट में वो एग्जिस्ट करते हैं, उसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रेसिडेंट और सारे जो हमारे एग्जीक्यूटिव, हमारा जो पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन के बारे में हमें जानना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में जानना है। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या होगा, यूनियन में कौन कौन है? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या क्या है? प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वेरी गुड। और अटॉर्नी जनरल। प्रेसिडेंट प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है भाई? मुझे नहीं पता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है, बताओ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है? अरे सर एग्जीक्यूटिव। सर सुप्रीम एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो गवर्नमेंट में होते हैं। कौन कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव होते हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। जिनको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, जितने हमारे मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, जो मिनिस्टर होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब हम ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट ये करेंगे, तो इसका क्या मतलब होता है? इफेक्टिव मतलब क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइज करेगी, प्रेसिडेंट उसको करने के लिए बाध्य होंगे। कुछ स्थितियों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर स्थितियों में प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा जो भी प्रपोजल भेजा जाएगा उस प्रपोजल को मानने के लिए बाध्य होगा। तो जब हम प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा बोलते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूनियन का हिस्सा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एक्चुअली उनकी रबर स्टैंप है, काम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारे देश में कोई भी प्रपोजल भेजती है, वो प्रपोजल फिर फाइनल होता है, तो वो हमारे देश की हाईएस्ट अथॉरिटी है। अच्छा, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अलावा क्या है यूनियन में? अटॉर्नी जनरल। सीएजी। सीएजी से पहले बताओ, सीएजी तो एक बहुत छोटी चीज रही रिलेटिवली। और
पार्लियामेंट, कैबिनेट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट। तो यूनियन का दूसरा हिस्सा है पार्लियामेंट, ठीक है। और यूनियन का तीसरा हिस्सा जुडिशरी। जुडिशरी। तो हमारा जो डिवीजन ऑफ पावर है इन तीनों के बीच में, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट या जुडिशरी। यूनियन के केस में लेजिस्लेचर को हम पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है। और स्टेट्स के केस में हम लेजिस्लेचर को क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल। असेंबली, असेंबली, ठीक है, वहां पे इसको असेंबली बोला जाता है। और यूनियन के केस में इसको पार्लियामेंट बोला जाता है। और जुडिशरी, जुडिशरी में कौन है यूनियन की जुडिशरी में? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। यूनियन जुडिशरी का हिस्सा हो गया सुप्रीम कोर्ट। तो ये तीन मेन ऑर्गन्स हैं हमारे यूनियन के। हमारे संविधान ने ये तीन मेन ऑर्गन्स बनाए हैं, ठीक है। ये तीनों ऑर्गन्स मिलकर, हमारे ये तीनों ऑर्गन्स अपने मिलकर जो है सिस्टम को चलाते हैं, हमारी सरकार को चलाते हैं, जो हमारा सब कुछ चलता है। और सीएजी क्या करता है? सीएजी इन पर चेक करता है, विशेष रूप से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो काम कर रही है, जो खर्चा कर रही है, उस खर्चे का हिसाब किताब, ऑडिटिंग, ठीक है, कि वो सही तरीके से हिसाब किताब कर रही है, सही तरीके से खर्च कर रही है, जो जिस साइड में पैसा है वही खर्च किया जा रहा है। तो ये तीन मुख्य बॉडीज हो गए हमारे यूनियन के, जो मिलकर काम करते हैं। एक दूसरे में इनमें शक्तियों का विभाजन है। कुछ काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास रहते हैं, कुछ काम लेजिस्लेचर के पास या पार्लियामेंट के पास रहते हैं, और कुछ काम सुप्रीम कोर्ट के पास रहते हैं। वो आप लोगों को पता है कि क्या क्या काम किस तरह से विभाजित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट क्या है? हमारे एग्जीक्यूटिव है, हमारे जो सबसे प्रमुख आदमी, फर्स्ट पर्सन भी बोलते हैं उनको हम अपना। एग्जीक्यूटिव पावर सारी की सारी किसके अंदर निहित है? प्रेसिडेंट के अंदर सारी शक्तियां, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, वो सारी एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के अंदर निहित है, उनके अंदर समाहित है। तो प्रेसिडेंट जो इतना शक्तिशाली है, वो बनेगा कैसे? उसका चयन कैसे होगा? तो उसके चयन के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज का, इलेक्टोरेट्स के ग्रुप का, जो चुने हुए लोग हैं, ठीक है, उनके द्वारा एक बेसिक इलेक्टोरेट। ये राष्ट्रपति डायरेक्टली नहीं चुने जाते, इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। हम राष्ट्रपति के लिए कभी वोट नहीं देते हैं, ठीक है। हम किसके लिए वोट देते हैं? अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए वोट देते हैं, हम अपने एमएलए के लिए वोट देते हैं। हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हमारा एमएलए वोट देता है राष्ट्रपति को चुनने के लिए। तो जो प्रेसिडेंट हैं, उनको चुनने के लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स वोट करते हैं। वो उसका इलेक्टोरल कॉलेज है और बनाते हैं। और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, साथ में जितने राज्य हैं उनके लेजिस्लेटिव असेंबली के, साथ में दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली के और पौंडीचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो ये ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। और इन लेजिस्लेटिव असेंबली के चुने हुए, ध्यान रखिएगा, चुने हुए, कोई ये बोले कि सभी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स राष्ट्रपति को वोट देते हैं, तो वो टेक्निकली गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा?
नॉमिनेटेड नहीं दे सकते। नॉमिनेटेड लोग नहीं दे सकते, केवल जो इलेक्टेड लोग हैं, जो चुन कर आए हैं, वोट के द्वारा चुन के आए हैं, वो दे सकते हैं। जो लोग नॉमिनेट किए जाते हैं जैसे, तो उनको वहां पर वो वोट नहीं करेंगे। उनको शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या अगर वो मौजूद ना हो तो सीनियर मोस्ट जज, ये उनको शपथ दिलाते हैं। जो शपथ दिलाने का काम है राष्ट्रपति को, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है जब ये अपने ऑफिस को ज्वाइन करते हैं, और वो दोबारा से भी प्रेसिडेंट के पद के लिए चुने जा सकते हैं। इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया? 35 साल की कम से कम इनकी आयु होनी चाहिए। अच्छा, तो इनका एक एक चीज की बात कर लेते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि हमारा जो इलेक्टोरल कॉलेज है, इलेक्टोरल कॉलेज के लिए हमारे को जो वोट है, वो वोट डिवाइड होता है, और जो हमारे एमपी एमएलए होते हैं उनका वोट बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो एमपी के वोट का वजन ज्यादा होता है, और जो एमएलए होते हैं उनका वोट, हमारे देश में करीब 4000 कुछ जो है एमएलए होते हैं। किसी भी समय पर इतने एमएलए हमारे देश में रहते हैं। तो जो वोट है, संसद का वोट है, वो लगभग इक्वल होता है। दोनों का जो शेयर होता है वो इक्वल होता है, बराबर बराबर होता है। और ये इनडायरेक्ट इलेक्शन ये जो है फॉलो होता है। तो जो हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, वहाँ हम एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन की सभी राज्यों का एक प्रतिनिधित्व वहां पर रहे, इसको एंश्योर किया जाता है। तो प्रेसिडेंट और जो एमएलए हैं उनके वोट का एक नंबर रहता है। तो सबका वोट इक्वल नहीं होता प्रेसिडेंट को चुनने में। आगे हमारी जो उनकी अर्हताएं हैं, उनमें नंबर 1 वो सिटीजन होने चाहिए। देश के नागरिक ही प्रेसिडेंट के पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति, वो परमानेंट रेजिडेंट, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो अब मेरा सवाल ये है, क्या सोनिया गांधी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकती हैं? कोई बता सकता है? प्लीज। लड़ सकती हैं सर। लड़ सकती हैं? सर वो सिटीजन नहीं है इंडिया की, तो वो नहीं लड़ सकती। वो सिटीजन नहीं है? सिटीजनशिप क्यों नहीं है सिटीजन? सिटीजन तो है, वो जन्म से नहीं है, वो अलग बात है। सिटीजन तो है यहाँ की। सिटीजन है, नेचुरलाइजेशन से सिटीजन है। सिटीजन होने के लिए आप सिटीजन वाले चैप्टर को दोबारा पढ़िएगा। कोई भी व्यक्ति भारत का सिटीजन कैसे बन सकता है? तो ऐसा नहीं है कि विदेशी व्यक्ति भारत का सिटीजन नहीं बन सकता। अगर वो नेचुरलाइजेशन का भी एक प्रोसेस है। यदि आप लंबे समय तक रहते हो और अपने देश की नागरिकता छोड़ देते हो, यहाँ नागरिकता के लिए अप्लाई करते हो, उसके कुछ बेसिक क्राइटेरियाज हैं, उसमें क्वालिफाई करते हो, तो देन यू कैन बिकम अ सिटीजन। एंड इफ यू बिकम अ सिटीजन यू आर एलिजिबल फॉर एवरीथिंग। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि सिटीजन जो है, विदेशी नागरिक भी सिटीजन हो सकते हैं।
तो सोनिया गांधी भी उस कारण, आई होप, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, पर जहाँ तक मेरे को अंदाजा है कि उनके पास भारत का जो पासपोर्ट है, हमारा जो पासपोर्ट होता है वो डॉक्यूमेंट है मेन हमारी सिटीजनशिप का, वो निर्धारित करता है। आपका आधार कार्ड आपका जरूरी नहीं है कि आपकी नागरिकता का प्रतीक हो, आपका राशन कार्ड जरूरी नहीं है आपकी नागरिकता का प्रतीक हो। आपके नागरिकता का बेसिक डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट है। पासपोर्ट आपको तभी दिया जाएगा जब आप यहाँ के नागरिक होंगे। सिटीजन होना चाहिए, 35 साल का आयु का होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य, तो जो अर्हताएं, जो क्वालिफिकेशन लोकसभा के सदस्य को चाहिए होती हैं, वही अर्हताएं इनके लिए कि वो निर्वाचित होने के लिए वो जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो इनके पास होनी चाहिए। और किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर भारत सरकार के या किसी उपक्रम के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होने चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट हम किसी दिन और चर्चा करेंगे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट होता है, लाभ का पद होता है कि उन्हें किसी भी तरीके से सरकार से या सरकारी किसी उपक्रम से, राज्य सरकार से किसी तरीके का कोई पेक्यूनियरी बेनिफिट ना मिल रहा हो। अगर वो मिल रहा होगा तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। अगर मैं कल सोचूं कि मैं प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ लूं, तो क्या मैं लड़ सकता हूं? मैं सिटीजन हूं, नहीं लड़ सकते। 35, क्यों नहीं लड़ सकता मैं? आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर हो, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। तो अगर मुझे लड़ना है तो पहले मुझे रिजाइन करना पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए मुझे रिजाइन करना पड़ेगा। जब मैं रिजाइन कर दूंगा तब मैं बन सकता हूँ, तब मैं उस चुनाव को लड़ सकता हूँ। सर क्या हम लोग लड़ सकते हैं प्रेसिडेंट का चुनाव? अगर आप 35 साल के हैं तो आप लड़ सकते हैं। सर इन दैट केस और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए एलिजिबल है। लोकसभा के सदस्य की जो क्वालिफिकेशन है उनमें फिट होते हो तो आप बिल्कुल लड़ सकते हैं। सर आपने जैसे बोला कि कोई, एक क्वेश्चन था, आपने जैसे बोला कि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, तो इलेक्शन में खड़ा होने से पहले उन्हें पार्लियामेंट से भी रिजाइन देना होता है? मैं यहाँ थोड़ा सा, मेरे को ये कंफ्यूजन है कि क्या चुनाव लड़ते समय भी उनके पास नहीं होना चाहिए, या जब वो प्रेसिडेंट, जैसे चुनाव लड़ना उनको प्रेसिडेंट नहीं बनाएगा, उनको प्रेसिडेंट क्या बनाएगा? वो चुनाव जीतना, वो कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति कब बनेगा? जब वो जीत जाएंगे ना, तब भी नहीं बनेंगे। मीन्स जब उनको वो ऑथ लेनी होगी जब वहां से। वो शपथ लेते हैं तब वो बनते हैं। मतलब उनका जो समय शुरू होता है कि अब आप प्रेसिडेंट हैं, जब आपने शपथ ले ली है, तो उस दिन वो अफर्मेशन होने के बाद वो प्रेसिडेंट बनते हैं। तो क्या यहाँ दो तरीके के अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मैं श्योर नहीं हूँ कि यहाँ कौन सी अंडरस्टैंडिंग अप्लाई करेगी। एक अंडरस्टैंडिंग ये हो सकती है कि भाई आप ऑफिस के प्रॉफिट में है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है, आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में होते हुए चुनाव तो लड़ सकते हैं, परंतु जब आप प्रेसिडेंट की शपथ लेंगे, जैसे आप किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, है ना, अपनी समझिए, जैसे मैं किसी दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई कर दूं, आप में से जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो किसी दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई कर दें। अप्लाई तो कर सकते हैं, फॉर्म भी दे सकते हैं, पास भी हो सकते हैं, परंतु ज्वाइन नहीं, हाँ वो छोड़नी होगी, ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले आपको ये छोड़नी पड़ेगी तब दूसरी ज्वाइन करेंगे। तो इसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है, एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है कि आपको लड़ने से पहले, मतलब इलेक्शन लड़ने से पहले ही उसको रिजाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ कौन सी इंटरप्रिटेशन है, आई एम नॉट श्योर, तो इसलिए मैं इस पर कमेंट अभी नहीं कर सकता। अभी हाल ही में जो राज्यसभा चुनाव हुआ था, तो उसमें एक डीजीपी या डीआईजी लड़े थे, तो वो पहले रिजाइन किया था, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए जो एमपी एमएलए वगैरह इलेक्शन लड़ने के लिए वो ऐसा करते हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और आप एज कंडक्ट रूल में, क्योंकि आप इलेक्शन लड़ते हुए, वो वाला इलेक्शन लड़ते हुए आप कंडक्ट रूल का पालन नहीं कर सकते हैं एमपी एमएलए
बनते हुए। तो आप किसी भी पार्टी के साथ, आप जब सरकार में हैं तो सरकार में आप किसी भी पार्टी, किसी दल के साथ नहीं जुड़ सकते, ठीक है। आप सरकार की निंदा नहीं कर सकते। अब इलेक्शन कैसे लड़ेंगे बिना सरकार की निंदा करें? तो वहां पर शायद वो है। पर फिर भी मैं वही बोलूंगा कि हाँ, इसमें मुझे भी कंफ्यूजन है, एग्जैक्टली इसी वजह से है जिस वजह से आप कह रहे हैं कि किस स्टेज पर इनको रिजाइन करना पड़ेगा। तो छोड़ना पड़ेगा। पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हुए आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, ये बात पक्की है। अब आप किस स्थिति में, मान लो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कहे कि मेरे को इलेक्शन लड़ना है, तो जहां तक मुझे ही पता है कि लोगों ने लड़ा तो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनमें से कुछ रहे हैं और उसके बाद वो प्रेसिडेंट बने हैं, तो लड़ तो सकते हैं। अब वो लड़ने से पहले रिजाइन करेंगे या जीतने, शपथ लेने से पहले रिजाइन करेंगे, इसके बारे में नॉट श्योर। अच्छा, ये हो गई उनकी अहर्ताएं। सर हाँ जी सर, एक और क्वेश्चन था सर, वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट में जो लोग जो रहते हैं उसका एक बार कंसेप्ट समझा दीजिए। अभी तो वो आएगा, प्लेजर डॉक्ट्रिन, ठीक है। मतलब वो आएगा। अगर आप पूछ रही हैं तो हम सारे लोग, ठीक है, जो जो क्योंकि हम सब राष्ट्रपति के मातहत काम कर रहे हैं, तो हम राष्ट्रपति के प्लेजर में, कि जब तक राष्ट्रपति हमसे खुश हैं तभी तक हम काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो खुश नहीं है, मतलब नॉट एग्जैक्टली इन दैट सेंस खुश है ना, तो ये प्लेजर डॉक्ट्रिन है। और जब तक मतलब हम डिस्प्लीज करके, अब प्रेसिडेंट कौन है? जब भी हम प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? जब आप प्रेसिडेंट, जिस प्रेसिडेंट को बोल रही है, तो उसका क्या मतलब? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। यहाँ ये याद रखिएगा कि अगर आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि आपका मिनिस्टर आपसे खुश नहीं है और वो कहेगा कि नहीं नहीं इनको हटाओ, तब फिर बेसिकली प्रेसिडेंट, वो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बस लिख के भेजेंगे और प्रेसिडेंट को तो साइन करना है। तो बेशक सब कुछ भारत देश में होता प्रेसिडेंट के नाम पर है, पर करता सब कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, करती सब कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो तय करती है। इसीलिए हमारे देश में प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव होते हुए प्राइम मिनिस्टर सबसे पावरफुल है। प्राइम मिनिस्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन बन जाता है, क्योंकि जो भी कुछ होना है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा होगा। तो प्राइम मिनिस्टर जो कहेगा वो हो जाता है, प्रेसिडेंट उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता, टेक्निकली रिफ्यूज नहीं कर सकता। और जो शपथ है वो आपको पता है कि मैं भारत के राष्ट्रपति का कार्य पालन करूंगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत लगा रहूंगा। कि हम जो काम करेंगे कि भारत की जनता की सेवा, राष्ट्रपति भी ये कहते हैं कि वो भारत की जनता की सेवा के लिए लगातार काम करते रहेंगे। सर, इनको शपथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाएंगे, और अगर वो किसी कारण ऑफिस में नहीं है तो फिर जो उसके बाद जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो दिलाएंगे। अच्छा, जब राष्ट्रपति के पद के लिए जो संसद के किसी भी सदन या विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, और उसे पद ग्रहण करने से पहले त्याग पत्र देना होगा। तो यहाँ पे क्लियर है कि वो इलेक्शन लड़ सकता है, एमपी होते हुए भी इलेक्शन लड़ सकता है, पर जब वो पद ग्रहण करेगा, जब वो बनेंगे, तब उससे पहले उनको रिजाइन करना होगा। बाकी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा, उनको राष्ट्रपति भवन रहने को मिलेगा और तमाम सुविधाएं उनको प्राप्त होंगी। अभी शायद 5 लाख रुपए का वेतन है उनका, ठीक है। अच्छा, अब अगला कि वो जब रिजाइन करते हैं, वो कैसे अपने पद को छोड़ना चाहें, वो कहें कि नहीं मुझे नहीं रहना है, तो वो रेजिग्नेशन अपना किसको देंगे? वो अपना रेजिग्नेशन
नहीं, वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। वाइस प्रेसिडेंट को जाते हैं। ठीक है, वो अपना जब उन्हें वो देना होगा, त्याग पत्र देना होगा, तो उनको अपना त्याग पत्र वाइस प्रेसिडेंट को देना होगा। याद रखिएगा, ये सब कंफ्यूजिंग चीजें हैं। शपथ उन्हें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाएंगे। अपना रेजिग्नेशन वो अगर देना है तो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। 5 साल के लिए वो चुने जाएंगे। अब इस दौरान अगर उनको हटाने की किसी तरीके से कुछ आवश्यकता पड़ जाती है तो उनको कैसे हटाया जाएगा, किस तरीके से हम चाहते हैं हम राष्ट्रपति को हटाए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्पीचमेंट, या हिंदी में बोलते हैं महाअभियोग। इम्पीच करना, महाअभियोग करना। ठीक है, तो इस इम्पीचमेंट एक बड़ा जटिल प्रोसेस बनाया गया है। ऐसा प्रोसेस बनाया गया है कि यदि किसी कारण से कोई प्रेसिडेंट को हटाने की आवश्यकता पड़े तो वो साधारण काम ना रहे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो चार्जेस हैं, किस कारण हम उनको हटाया जाना चाहते हैं, ये किसी भी पार्लियामेंट के हाउस में रखा जाएगा। तो उनको हटाने के लिए अगर आप हटाना चाहते हैं तो उनके खिलाफ जो चार्जेस हैं वो प्रस्तुत किए जाएंगे, रखे जाएंगे पार्लियामेंट, किसी दोनों सदनों में से, लोकसभा या राज्यसभा, किसी एक सदन में रखे जाएंगे। और अगर वो चार्जेस एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं पार्लियामेंट के उस हाउस के द्वारा, मान लीजिए हमने लोकसभा में प्रस्तुत किया प्रस्ताव कि महाअभियोग प्रस्ताव राष्ट्रपति के लिए रखा जाता है, तो वो लोकसभा में रखा गया, तो लोकसभा उसको यदि पारित कर देती है तो दूसरा हाउस उसको मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो दूसरा हाउस उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, जांच करेगा कि क्या वाकई जो चार्जेस हैं, जो अपराध के चार्जेस लगाए गए हैं वो सही हैं। 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा और ऐसा करने के लिए कम से कम 1/4 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। 1/4 सदस्य इस प्रस्ताव को रखेंगे। ये प्रस्ताव कम से कम 2/3 ऑफ मेंबर्स के द्वारा, 2/3 सदस्यों के द्वारा जो है पारित होना चाहिए। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन है उसका रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, जो जांच की गई उसका प्रस्ताव पारित किया जाएगा, और वो भी यदि 2/3 ऑफ मेंबर्स के द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो वो प्रस्ताव जो है राष्ट्रपति के समक्ष वो मान लिया जाएगा कि वो महाअभियोग प्रस्ताव पारित हो गया है। ये बेसिक हमारा, ठीक है। तो ऐसा होने पर, ठीक है, जैसे ये प्रस्ताव पारित होता है तैसे ही उसी समय से वो राष्ट्रपति जो है उनके अगेंस्ट महाअभियोग प्रस्ताव पारित माना जाएगा और उनको अपने पद से अलग हटा हुआ माना जाएगा, वो राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। तो हमारे देश में ये प्रणाली हम फॉलो करते हैं। एक जटिल मैकेनिज्म है जिसके अंदर सबसे पहला 1/4 सदस्यों के द्वारा लोकसभा के या राज्यसभा के 1/4 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव रखा जाना चाहिए। वो प्रस्ताव अगर पारित होता है तो फिर वो दूसरा सदस्य उसको जांच करेगा और दूसरा जो हाउस है वो उसकी जांच करेगा। 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा और उस जांच के बाद में जो है अगर वो दोनों जगह से 2/3 मेजॉरिटी से पास हो जाता है तब वो राष्ट्रपति के अगेंस्ट महाअभियोग प्रस्ताव पारित माना जाएगा। अच्छा, जो अगर मान लीजिए हमारे जो राष्ट्रपति है उनका कार्यकाल 5 साल के बाद होता है, अगर किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, ठीक है, खाली होने का मतलब उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, उनके अगेंस्ट महाअभियोग प्रक्रिया पास हो गई, ठीक है, उनकी किसी कारण से मृत्यु हो जाती है या उनका निर्वाचन, अगर वो जो इलेक्शन जीते हैं वो अवैध हो जाता है किसी भी कारण से, तो ऐसे में उनका काम कौन देखेगा? तो
तो ऐसे में जब तक वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। जब तक उनका इलेक्शन नहीं हो रहा है तब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो इसका कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण जो है वो उनका कार्यवाहक राष्ट्रपति, इसके अलावा उपराष्ट्रपति के अलावा चीफ जस्टिस को भी वो कार्यवाहक राष्ट्रपति को बनाया जा सकता है यदि उपराष्ट्रपति का पद भी जो है खाली हो। अगर वो भी ना हो तो हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो बना सकते हैं। अच्छा, फिर तो सर क्या वो 5 टाइम मतलब 5 ईयर के लिए होगा या फिर जितना टाइम बचा रहेगा अगर तो उतने टाइम के लिए? जब तक वो इलेक्ट नहीं हो जाता ना, जब तक वो इलेक्ट नहीं हो जाता 5 ईयर के लिए नहीं होगा। वो उसके जो चुनाव हैं वो 6 महीने के भीतर करवाने अनिवार्य हैं। तो मान लीजिए किसी भी कारण आज राष्ट्रपति को आपने महाभियोग से हटा दिया, आज उन्होंने रिजाइन कर दिया, आज उनका की मृत्यु हो जाती है, तो आज से मतलब कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो बन जाएंगे और 6 महीने के भीतर उनका जो इलेक्शन होना वो अनिवार्य है। और जैसे ही वो इलेक्शन पूरा होता है और कोई नए राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वो राष्ट्रपति जैसे ही शपथ ग्रहण कर लेंगे तो वो राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो ये 5 साल के लिए बिल्कुल नहीं होगा, केवल बीच की अवधि के लिए जब तक नए राष्ट्रपति नहीं चुने जाते तब तक। अब राष्ट्रपति की पावर्स की बात करें तो राष्ट्रपति के पास बहुत सारी पावर्स हैं। हमारे राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति की पावर्स में है एग्जीक्यूटिव पावर्स, राष्ट्रपति के पास में लीगल पावर है, लेजिस्लेटिव पावर्स है, फाइनेंशियल पावर्स है, जुडिशियल पावर्स है, डिप्लोमेटिक पावर्स हैं, मिलिट्री पावर्स हैं और इमरजेंसी पावर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे राष्ट्रपति के पास में जो शक्तियां हैं अलग अलग कैटेगरी में इनको बांटा जाए तो सबसे एग्जीक्यूटिव जो उसका जो मेन रोल है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है, लेजिस्लेटिव फंक्शन भी बहुत सारे हैं उनके पास, फाइनेंशियल पावर्स है, जुडिशियल पावर्स है, डिप्लोमेटिक, तो ये अलग अलग कैटेगरी की उनकी शक्तियां हैं। इनमें किसी में कोई सवाल किसी का? ये अलग अलग जगह में लेजिस्लेटिव पावर क्योंकि वो पार्लियामेंट पे भी दोनों लोकसभा कोई भी लॉ बनने के लिए एग्जीक्यूटिव पावर तो ठीक है, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी डिसीजन लेती है वो फाइनल कब होगा? जब प्रेसिडेंट सिग्नेचर जब करेंगे, लेजिस्लेटिव पास करेंगे। प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव के हेड कौन हो गए? हमारे प्रेसिडेंट हो गए। जब तक वो साइन नहीं करेंगे तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन फाइनल नहीं होगा, पर उनको उनका डिसीजन मानने के लिए वो बाध्य है। तो एक बार वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, पर अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोबारा भेजती है तो फिर उनको मानना पड़ेगा 1 या 2 बार जो भी सिस्टम। फिर दूसरे तरीके की पावर होती है उनकी लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या क्या है उनके पास? लेजिस्लेटिव या लीगल पावर्स, सर ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। ऑर्डिनेंस लाने का पावर जो है उनके पास है। पहला तो सबसे पहले कोई भी एक्ट कैसे बनता है? जब तक प्राइम मिनिस्टर असेंट देते हैं तब बनता है। प्रेसिडेंट, ठीक है, पहले लोकसभा राज्यसभा में कोई भी प्रस्ताव जब पारित हो जाता है उसके बाद कोई भी चीज कोई भी बिल तब तक बिल ही रहेगा जब तक वो पास होने के बावजूद भी दोनों ने पास कर दिया तब भी वो एक बिल ही रहेगा और एक्ट नहीं बनेगा, कानून नहीं बनेगा जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको साइन नहीं करते। तो बिना प्रेसिडेंट की अनुमति के कोई भी बिल भी पास नहीं, वो एक्ट नहीं बनता है, तो उसके लिए भी वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। पर फिर यहाँ पर भी उनकी शक्तियाँ सीमित हो जाती हैं, वो उसको करने के लिए बाध्य है। फिर जैसे ऑर्डिनेंस पास करने के लिए वो शक्ति भी उनके पास है। तो बेसिकली लेजिस्लेटर की पावर उनके पास है, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास। फिर फाइनेंशियल पावर
जो बजट है वो बजट वही पास करते हैं। जुडिशियल पावर, जज की पावर भी होती है उनके पास कोई? जैसे पार्डनिंग सब पावर पैरेलल होता की है। पावर पार्डन की पावर, ठीक है। कि कोई भी व्यक्ति जो है वो उसको सजा हो गई, जेल हो गई, तो वो मतलब मृत्यु दंड मिला, तो वो उनसे निवेदन कर सकता है कि जो है मुझे माफ किया जाए, मुझे क्षमादान दिया जाए या मेरी सजा को कम किया जाए। तो ऐसी न्यायिक शक्तियां भी उनके हाथ में रहती हैं, जुडिशियल पावर है, ठीक है। उसके अलावा वो किसी भी चीफ जस्टिस से, कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, ठीक है। और जो चीफ जस्टिस है, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनको अपॉइंट करने का काम भी वही करते हैं। तो उनका अपॉइंटमेंट भी थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, चीफ जस्टिस हैं। तो उनसे ये कोई भी सलाह मांग सकते हैं और वो देने के लिए उसके लिए बाध्य होंगे, ठीक है। मतलब उन्हें वो सलाह उनको देनी होगी, पर वो माने ना माने ये उनके लिए कोई जरूरी नहीं है। वो अगर किसी को सजा हो रखी हो तो वो हम उनसे अपनी सजा दान के लिए, क्षमा दान के लिए, अपनी सजा को कम करने के लिए निवेदन कर सकते हैं। तो ये उनकी जुडिशियल पावर है। फिर उनके पास कूटनीतिक पावर, डिप्लोमेटिक पावर भी होती है। डिप्लोमेटिक पावर इन द सेंस कि उनके पास ये शक्ति है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, और जो उनके दूत होते हैं, जो एम्बेसडर होते हैं, वो बेसिकली उनके नाम पर जितने भी समझौते, अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, जो भी संधि होती है, ठीक है, एग्रीमेंट हम जाके करते हैं, तो वो भी इन द नेम ऑफ राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। इनके लिए आम जो ट्रीटीज है, जो समझौते होते हैं, उनके लिए संसद की अनुमति लेना आवश्यक होता है। इसके अलावा सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर भी होती है प्रेसिडेंट के पास कुछ? क्या मिलिट्री यस पावर? सर, वो तीनों का हेड Yes, होता sir. है। हेड ऑफ द आर्मी। सारी जितनी भी हमारी हेड फोर्सेस ऑफ हैं, उन सब के, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सब के हेड हैं हमारे राष्ट्रपति। तो सारे जितने भी आर्मी है, उनके हेड हमारे राष्ट्रपति होते हैं। कोई भी युद्ध होगा या युद्ध की समाप्ति की घोषणा राष्ट्रपति करेंगे कि हम फला देश के अगेंस्ट युद्ध घोषित करते हैं या हम युद्ध को समाप्ति घोषित करते हैं। तो ये काम भी हमारे राष्ट्रपति करते हैं। आपातकालीन इमरजेंसी पावर कौन कौन सी हैं? 352, 356, 360। वेरी गुड, ठीक है। तो हम पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। हम एक स्टेट के अंदर राष्ट्रपति शासन 356 के अंदर लगा सकते हैं, और हम फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंतर्गत लगा सकते हैं। तो ये हमारे राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं। अब कुल मिलाकर पर ये भी एक बात है कि राष्ट्रपति भाई, हमने हर चीज में ये भी कह दिया कि जो उनको तो बाध्य है, वो बाध्य है सारी चीज करने के लिए। फिर एक्चुअली में उनके पास कुछ पावर है भी या बस सब कुछ ऐसे ही किताबी है? सर एक वीटो पावर भी होती है क्या उनके पास? वीटो पावर भी होती है, बिल्कुल होती है वीटो पावर। तो वीटो पावर क्या होती है इनके पास? व्हाट इज वीटो? सर वीटो मतलब अलग अलग वीटो होता है, एब्सोल्यूट वीटो होता है, पॉकेट वीटो होता है, कई टाइप के वीटो पावर है। सस्पेंशन होता है, लेकिन वो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। कौन सा वाला? सस्पेंशन। पॉकेट वीटो यूएस का है। सस्पेंशन वीटो, ठीक है, ठीक। तो ये जो है वीटो पावर भी हमारे पास एक तरीके से हमारे राष्ट्रपति के पास, हमारी राष्ट्रपति के पास, अगर राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक पहुंचता है, ठीक है, आर्टिकल 111 के अंदर अगर राष्ट्रपति के समक्ष लोकसभा, राज्यसभा ने पास करके एक बिल प्रस्तुत कर दिया, विधेयक है, उनके सामने आ गया बिल, अब वो कर क्या सकते हैं उस पर, ठीक है, उनके पास क्या ऑप्शन है? बस 3 ऑप्शन है सर वो उस वो बिल को अपने पास रख रिकंसिडरेशन सकते के लिए भेज सकते हैं, या फिर वो सबसे पॉकेट पहला वीटो कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं? रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, एक भाई की रिकंसिडर कर लो। और सर वो पॉकेट वीटो भी कर सकते हैं उसको। अब वो पॉकेट वीटो क्या होता है बताओ? वो अपने पास रख सकते हैं उस बिल को। अपने पास रख सकते हैं। सर एब्सोल्यूट वीटो भी होता है। अभी आते हैं। तो हमारे पास जैसे जो लेजिस्लेटिव पावर्स की बात की जाए, ठीक है, तो लेजिस्लेटिव पावर में हमारे राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? अगर मान लीजिए उनके पास कोई प्रस्ताव, वो बिल पास होके पहुंचा, अब राष्ट्रपति करेंगे क्या? राष्ट्रपति नंबर 1 ये कर सकते हैं भाई कि ठीक है, बिल आया है, ठीक लग रहा है, पास कर दो। दूसरा ये कहे नहीं यार, ये बिल पास नहीं, सही नहीं लग रहा, मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो वो क्या कर सकते हैं? उसे रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं कि भाई आप इसको दोबारा देख लो। ठीक है, अब उन्होंने वापस भेज दिया रिकंसिडर करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी, रिकंसिडर कर लेते हैं। उन्होंने रिकंसिडर कर लिया और रिकंसिडर करने के बाद दोबारा भेज दिया। जब वो दोबारा रिकंसिडर होने के बाद आएगा, तब राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा? पहली ऑप्शन तो क्लियर है। दूसरी ऑप्शन में हमने रिकंसिडर, हाँ, तब क्या करना होगा? स्वीकृति अब वो उसे करने के लिए बाध्य होंगे। अगर उन्होंने रिकंसिडर करने के लिए भेजा, उन्होंने रिकंसिडर किया, उसको अमेंड कर दिया, या उसको कुछ नहीं किया, एज इज इट वापस भेज दिया, अगर जो भी आया वापस, तो अगली बार राष्ट्रपति को उसको करना ही होगा, राष्ट्रपति से रिफ्यूज नहीं कर सकते। तो ये दोनों स्थिति में एक तीसरी स्थिति भी बीच की हो सकती है, जो भारत सरकार के बहुत से कर्मचारी करते हैं। मतलब मुझे लगता है भारत की ही एक इनोवेशन है ये, भारतीय सरकारी कर्मचारी का, कि वो ना उस काम को करता है, ना उस काम को नहीं करता, वो उसको बीच में रख देता है, लिम्बो में डाल देता है। ठीक है, हम बहुत बार ये काम करते हैं, ना तो हम ये कह रहे हैं कि नहीं हम आपकी बात मान रहे हैं, हम ये भी नहीं कह रहे कि हम आपकी बात नहीं मान रहे हैं, हम लिम्बो में रखे हुए हैं आपको। तो राष्ट्रपति ये भी काम कर सकता है कि उसको फाइल को अपने पास रख ले, ना तो रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, जब उसने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा नहीं है तो उसमें कोई बदलाव किया भी जा नहीं सकता, और एक्सेप्ट भी नहीं किया तो लागू भी नहीं हो सकता। तो ये स्थिति कहलाती है पॉकेट वीटो। तो एक ऐसी स्थिति है, और इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है कि नई राष्ट्रपति से वापस मांगा जाए, वही फाइल भेजो हमारी, तो वो मांग भी नहीं सकते। तो पॉकेट वीटो एक स्थिति हो सकती है जिसमें राष्ट्रपति उस अध्यादेश को, उस चीज को, विधेयक को लेकर बैठ जाए, और ये स्थिति पॉकेट वीटो की होती है। कुछ स्थितियों में हमारे, अच्छा, कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिसमें वो ये पॉकेट वीटो वो नहीं कर सकता, एक्सरसाइज नहीं कर सकता। वो हो सकते हैं मनी बिल। ठीक है, जैसे बजट का जो मनी बिल सेक्शन होता है, धन विधेयक, उनको वो रोक नहीं सकते, उनको उसे पास करना होता है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि उसमें आप बजट लेके बैठे हुए हो, एक साल तक बजट लेके बैठे हो और नया साल शुरू हो गया, मान लीजिए अब ये साल का बजट है, पास करके भेज दिया गया, राष्ट्रपति साहब लेके बैठे हुए हैं कि हम अभी पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं, अब अगला साल तो शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल से, तो पैसा तो चाहिए होगा। तो जो ऐसे बिल हैं उनको नहीं रोका जा सकता। और भी कुछ कैटेगरी ऑफ बिल है जो वो नहीं रोक सकते। ठीक है, और इसका कारण क्या है कि भाई अगर कभी किसी से गलती से लोकसभा से, राज्यसभा से कोई ऐसी चीज हो कि, मतलब ये ऐसा नहीं कि ये बिना कारण है, रिकंसिडरेशन की पावर है। इस रिकंसिडरेशन की पावर को इसलिए रखा गया है कि यदि संसद से किसी कारण जल्दबाजी में कुछ गलती हो गई हो, कोई असंवैधानिक चीज हो रही हो, तो राष्ट्रपति उसको रोक सके। तो ये हमारे सस्पेंशनरी वीटो भी होता है कि जब वो किसी सस्पेंशन, एक तरीके से जब रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं, तो उस समय पर वो सस्पेंशनरी वीटो जैसा काम करता है। अब हमारे राष्ट्रपति के पास
एक और शक्ति है अध्यादेश पास करने की। ठीक है, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, हमने बात की, ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। जब कब ऑर्डिनेंस इशू किए जा सकते हैं? जब संसद पार्लियामेंट में ना हो, संसद पार्लियामेंट का सेशन में, संसद सेशन में ना हो, तब ऐसे समय पर किसी आपातकालीन स्थिति को निपटने के लिए ऑर्डिनेंस पास किए जा सकते हैं। ऑर्डिनेंस एक तरीके के लिए शॉर्ट पीरियड के कानून है। ठीक है, ऐसे कानून है जो थोड़े समय के लिए पास किए जाते हैं, जब तक कि संसद एक रेगुलर एक्ट पास नहीं कर देती। और इसे हम हमारे राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के अंतर्गत पास करते हैं। ये सीमित अवधि के लिए 6 महीने के लिए पास किए जा सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारी जो क्षमादान करने की शक्ति हमारे राष्ट्रपति के पास है ही। ठीक है, हमारी जो राष्ट्रपति की स्थिति है वो हमारे जो जैसे अमेरिकन सिस्टम है उससे भिन्न है, उस जैसी नहीं होती है, उससे अलग होती है। वहाँ पर राष्ट्रपति, वहाँ जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो और वहाँ पर जो चुनाव होता है वो भी 4 साल के लिए होता है, और 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति को चुना भी नहीं जा सकता। सर पैराडन के अंदर कई टाइप के आते हैं क्या? जैसे कम्यूट है, रेमीज है, रिस्पाइट है। क्या चीज? सर पैराडन है, उसके अंडर कुछ अलग टाइप के आते हैं, जैसे रिस्पाइट भी होता है और रिप्राइव है। जैसे वो अलग अलग टाइप के वो पैराडन कर सकते हैं। पैराडन नहीं बोलते, उसे बोलते हैं पार्डन। बोलो पार्डन। पार्डन, सॉरी हाँ, सर। कोई बात नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं। देखो, अंग्रेजी में गलती को कोई सॉरी फील करने की कोशिश नहीं करते। आप बोल रहे हो सर, ये मेरी प्रॉब्लम है, हम थोड़ा सा बोलने में ना आवाज मेरी वो होने लगता है। कोई बात नहीं। पार, पार और डन। अंग्रेजी को बोलने के लिए ना उसको 3 शब्दों में ब्रेक करो, 3 या 4 शब्दों में। किसी के यहाँ चिड़िया चहचहा रही है, बहुत सुंदर। सर मैं छत, आपकी छत पर बहुत अच्छी लगी। ठीक है, तो ये पार्डन की जो पावर होती है, इसमें अलग अलग तरीके की हो सकती है कि इसमें जैसे क्षमा, मतलब उसकी जो सजा है, उसकी सजा को दोनों पूरा तरह से हटा सकता है। वो हर तरीके से उसको हटा सकता है। ना तो उसको जेल, अगर उसको अरेस्ट की वो दी गई है या किसी तरीके का फाइन है, उनको दोनों को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। उसको थोड़ा सा छोटा कर सकता है कि ठीक है, मान लीजिए उसको 10 साल की सजा मिली तो उसे 5 साल की सजा कर सकता है। कठोर से साधारण कारावास में बदल सकता है। जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट होती है ना, हमारी जो सजा होती है रिगरस, इसमें बहुत मेहनत कराई जाएगी। और सिंपल इम्प्रिजनमेंट, 2 तरीके की इम्प्रिजनमेंट होती है, तो उसको वो कम कर सकता है। फिर अवधि को कम कर सकता है, पीरियड को, कि कितने समय के लिए रहेगा। ठीक है, किसी की उसको पॉज कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। ठीक है, जैसे कुछ सिचुएशन में किसी को चोट लग गई, कोई विमेन प्रेग्नेंट है, तो ऐसी स्थिति में वो सजा को कुछ समय के लिए मतलब वो निलंबित कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है कि भाई ठीक है अभी इसको छोड़ दो, जब ये ठीक हो जाएगा, कुछ बीमार हो गया है व्यक्ति, तो उसकी सजा को रोका जा सकता है। तो ये सब जो उसके पास, उनके पास अधिकार है, वो इनको एक्सरसाइज कर सकता है, अस्थायी तौर पर रोक सकता है। जैसे अगर किसी को डेथ पेनल्टी हुई है तो वो कहता है कि जी मैं अपने केस को सुप्रीम कोर्ट या कहीं भी ले जाए, तो वो टेम्परेरीली उसको रोक सकता है। तो ऐसी शक्तियां हमारे प्रेसिडेंट के पास रहती हैं। ठीक है, हेलो, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, अगर किसी को डेथ पेनल्टी है, अगर उससे पहले उसे उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो क्या उसे उस दिन वो सजा दी जाएगी? मैं तो देखो, मैं इसका एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, कह भी नहीं सकता, पर ये पता है कि मेडिकली उसकी जांच की जाती है।
और मेडिकल जांच अगर की जा रही है तो ऑब्वियसली इसीलिए की जाती होगी कि वो स्वस्थ है या नहीं है, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि जब उस व्यक्ति को सजा दी जाए तो वो पूरी तरीके से कॉन्शियस हो, उसे सब कुछ पता हो कि क्या हो रहा है, तो उसे किसी तरीके का कोई नशा या किसी तरीके की तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, वो पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए, तब उसको वो सजा दी जाती है। तो ऐसा हमारे है तो जब मारना ही है तो इसमें अब मेडिकल हेल्थ का क्या मतलब क्या ऑब्जेक्टिव होता होगा? नहीं, ऑब्जेक्टिव ये होगा कि देखो, क्योंकि हमारा पनिशमेंट एक मैसेजिंग के लिए भी है, ठीक है। किसी को पनिशमेंट, हम मान लीजिए उसको खुद ही नहीं पता चल रहा कि मुझे पनिशमेंट दी गई है, तो शायद जो पनिशमेंट का बेसिक आइडिया है, पनिशमेंट क्यों है, पनिशमेंट के मतलब जो सजा है उसके बेसिक आइडिया को हमें समझना चाहिए, तब हम इस सवाल को सही आंसर कर पाएंगे। हमें सजा क्यों देनी चाहिए? गलतियों को सुधारने के लिए। गलती को सुधारने के लिए, ठीक है। कानून का बेसिक कंसेप्ट क्या होना चाहिए, कानून क्यों काम करे? कानून कई तरह से कर सकता है। कानून का एक सजा देने का एक वजह ये हो सकती है कि भाई तुमने हमारे साथ ऐसा किया, तुमने व्यक्ति का मर्डर किया तो तुम्हारा भी कत्ल कर दिया जाए। कत्ल की सजा कत्ल, ठीक है, हाथ की सजा हाथ, है ना। तो ये हम जो बेसिक आइडिया देते हैं, तो ये तरीके का जो पनिशमेंट सिस्टम है, ये क्या है कि हम बदले लेने की रिवेंजफुल पनिशमेंट है, कि हमारा उद्देश्य क्या है कि भाई आपने किया है तो हम आपसे बदला लेना चाह रहे हैं। तो जो बदला है, रिवेंज है, दैट इज नॉट द आइडिया। हम किसी को जब सजा देते हैं मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम में नए तरीके की, तो हम ये नहीं कहते कि भाई हम आपसे बदला लेना चाहते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई हम सुधार की कोशिश करना चाहते हैं, कि सुधार होना चाहिए, बदलना चाहिए। एक व्यक्ति के अंदर जो उसकी क्रिमिनल टेंडेंसीज है वो खत्म होनी चाहिए, क्रिमिनल टेंडेंसीज को खत्म करना चाहिए। और मेरी समझ से दो तरीके से ये काम कर सकता है सुधार। एक उस व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति को हम सुधारना चाहते हैं, जो कार्य करता है, और दूसरा एक सोशल मैसेजिंग के जरिए से, कि जो भाई और लोग उसको देख रहे हैं उनके लिए, कि भाई वो लोग भी ये देखते हैं कि अच्छा जी, अगर ऐसा किया जाता है तो ऐसा होता है, अगर हम ये काम करेंगे तो उसके लिए हमें ये मुसीबत देखनी पड़ेगी। तो लोग डेटर्ड हो जाते हैं, डेटरेंस फैक्टर भी होता है सजा का। तो मेरे समझ से जो मॉडर्न सोसाइटी है, मॉडर्न सोसाइटी में सजा को हम उससे नहीं देखते, बदला लेने की नीयत से। जैसे पहले के समय में सजा को बदला लेने की नीयत से देखा जाता था, आज के समय में नहीं है। तो आज के समय में हम उसे डेटरेंस फैक्टर के तौर पर देखते हैं कि हम आपको डराना चाहते हैं। अब डराने के लिए और सुधार के लिए हम काम करना चाहते हैं। तो डराने और सुधार में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले भाई सुधार के लिए हम किसी को लंबे समय तक एक खास जगह पर रख देते हैं, जहां उसके जितने भी नेचुरल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको छीन लिया जाए। उसके फंडामेंटल राइट्स को हम छीन लेते हैं, ताकि उसको ये लगे कि पता चले कि हाँ, यदि वो ऐसा कुछ करेगा तो उसके साथ कैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कैसे राइट्स, एक कैदी के पास क्या राइट नहीं रहा, हमारे पास एक नेचुरल प्रकृति ने हमें राइट दिया है मूवमेंट का, कहीं भी घूम फिरने का। कहीं मन कर रहा है आज चलो, आज वहां जाते हैं, आज ये देख कर आते हैं, आज वहां चले जाते हैं, आज कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, आज कहीं नहीं जाते। तो ये हमारा नेचुरल राइट है ना, जाने आने का, घूमने फिरने का। परंतु कैदी के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला ये राइट कि अगले इतने समय तक, 7 साल तक, 7 ईयर की इम्प्रिजनमेंट होगी, तो 7 साल तक हमने उसका मूवमेंट का राइट रिस्ट्रिक्ट कर दिया। बस आपको यहीं रहना है, इसी जगह पर, आपको इतने ही स्थान पर रहना है, आप कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, और आप अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकते। जब आपको जो ऑर्डर किया जाएगा, आपको उसके अनुसार काम करना होगा। आपको अपने सगे संबंधियों से, जो एक सोशल सराउंडिंग है, सोसाइटी से काट दिया गया, ठीक है, कि आप वहां से अलग हैं।
आपको बोलने का, अपनी बात को कम्युनिकेट करने का जो अधिकार है, वो बहुत हद तक एक्सप्रेस करने का अधिकार बहुत हद तक सीमित कर दिया गया। तो ये सब जब अधिकार आपके सीमित होते हैं तो आपको बड़ी पीड़ा होती है, कष्ट होती है। ज्यादातर क्राइम जो होते हैं वो इमोशनल रेज में होते हैं, ठीक है। कोई भी आदमी, बहुत कुछ लोग सोच समझ के क्राइम करते हैं, पर ज्यादा क्राइम भावनात्मक उन्माद में होते हैं, ठीक है। किसी को किसी पर एकदम से गुस्सा आ गया, किसी के दिमाग में कुछ फितूर घूम रहा था, कुछ भी हो सकता है, तो उसके कारण वो अपराध होते हैं, या उसे कोई ऐसी आवश्यकता थी, या उसे चोरी की लत थी। पर इस तरीके के जो विकार हैं उनके कारण क्राइम्स होते हैं। तो क्राइम्स को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, भाई व्यक्ति के अंदर सुधार हो। जब उसको इस तरीके से कष्ट दिया जाता है कि उसका मूवमेंट का राइट, उसका सोसाइटी से जो सोशल कनेक्शन का राइट, उसका बोलने का, अपने एक्सप्रेस करने का जो अधिकार है, वो सब अधिकार जब सीमित हो जाता है तो उसे बड़ी भारी पीड़ा होती है, और इस पीड़ा से उसके अंदर सुधार की गुंजाइश रहती है। अगर हम उसको कोड़े लगाएं तो क्या दिक्कत है? जैसे कोड़े लगाने की सजा बंद कर दी गई, और ऐसी जितनी सजा है वो बंद कर दी गई, क्योंकि सजा को आप डरा कर नहीं लेना चाहते। हम ये नहीं कहना चाहते आपको कि हम शारीरिक कष्ट, हम आपके जो अधिकार है, मतलब हम हिंसा से और हिंसा ही पैदा होगी। यहाँ पे बेसिक आइडिया यही है। अगर हम मतलब ये कहेंगे कत्ल की सजा कत्ल, हाथ की सजा हाथ, ये वाले तरीके में, या कोड़े की सजा, या जो पब्लिक के लिए सजा देने की जो इच्छा कभी कभी हमारी करती है, उस इच्छा में क्या प्रॉब्लम है? अगर हम वैसी सजाएं रखते हैं तो उन सजाओं में दिक्कत क्या है, जिनको हम अमानवीय, इनह्यूमन पनिशमेंट्स बोलते हैं। उन इनह्यूमन पनिशमेंट में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सर तो वो तो नेचुरल राइट्स होगा ही नहीं हम लोग का फिर। नहीं मतलब ठीक है, देखो सजा तो हम देना ही चाहते हैं, हम पीड़ा देना चाहते हैं। यहाँ हम अलग तरीके से पीड़ा देना चाहते हैं, वहां हम पीड़ा अलग तरीके से देना चाहते हैं। कोड़े लगाओ उसको, तो कोड़े लगाने से उसको फिजिकल पेन होता है ना, यहाँ हम उसको इमोशनल पेन यस दे रहे सर। हैं, ठीक है। पेन तो हम दे रहे हैं। सर इससे हम इससे सर इससे क्रिमिनल टेंडेंसी को डिक्टेटरशिप खत्म वाला नहीं वो कर आ रहा पाएंगे। है। हाँ, इसे खत्म नहीं कर पाएंगे। इसका कारण ये भी है कि देखो, इसमें बहुत बुनियादी, और यहाँ पर मैं तथागत बुद्ध को बीच में लेके आना चाहता हूँ कि देखो, उन्होंने बहुत अच्छा रास्ता दिया है अहिंसा का। हम वायलेंस से वायलेंस को खत्म नहीं कर सकते। हम अगर ये सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि हम वायलेंस करेंगे, हिंसा करेंगे, कुछ मारपीट करेंगे, तो उससे जो डर पैदा होगा, उस डर से हिंसा खत्म होगी, ऐसा होगा नहीं। इनफैक्ट जैसे मैं हमेशा अपने बचपन से भी सोचता हूँ, हम लोग जो एज ए पेरेंट काम करते हैं तब क्या करते हैं? हमारे पेरेंटहुड में हम क्या करेंगे? हम अपने बच्चों को कोई चीज नहीं समझते, वो नहीं पढ़ाई करते या नहीं बात मान करते, तो हम क्या करते हैं? सर डांटते हैं। डांट दिया, फिर उसके बाद मार भी डांट देते हैं तो सर 2 मारते हैं, थप्पड़ क्यों भी लगा मारते हैं? देते हैं। हाँ, 2 थप्पड़ क्यों लगाते हैं हम कि भाई तेरे 2 थप्पड़ लगाऊंगा? लगा भी देते हैं। टीचर भी मारते थे, अब तो थोड़ा सा सरकार ने कानून बनाया तो नहीं मारते। ये थप्पड़ लगाने का सिस्टम कहाँ से आता है? हम क्यों थप्पड़ लगाते हैं? या डांटते भी हैं तो क्यों डांटते हैं? सर थोड़ा सा उसको डराने के लिए, कि थोड़ा सा डराने डरेगा के तो फिर हम। हाँ, हार के लिए बट हम डराने के लिए कुछ और चीज भी कर सकते हैं। कोई बहुत सारी और नई तरीके की चीजें कर सकते हैं, किसी और तरह से डरा दें, कुछ और डराए। मतलब डराना भी, डराना क्यों फिर? क्या हम कुछ और नहीं कर सकते? क्या कोई और तरीका नहीं हो सकता? बट मेरा जैसा समझना है, जहां मैं ऐसा समझता हूँ कि हम ऐसा क्यों करते हैं, इसका एक बहुत बुनियादी कारण है। मतलब मैं हमेशा से ये बात सोचता हूँ कि हमारे अंदर ना ये चीज होती है, हम जो चीज देखते हैं वही करते हैं। बचपन में हमारी पिटाई हुई होती है जब हम पढ़ते नहीं हैं, तो हमें भी लगता है कि जब बच्चे ना माने तो उनको पीटो, ठीक है। मतलब पीटना ही एक तरीका हो सकता है। मतलब हम और नए नए तरीके ढूंढे कि किस तरीके से इन बच्चों को, जैसे आज के समय में कुछ आइडियाज ऐसे रहते हैं कि हम
उनके जो पॉजिटिव बिहेवियर है, पेरेंटिंग में बहुत सारी नई नई खोज हो रही है कि पॉजिटिव बिहेवियर्स को एनकरेज करें। जब वो कोई अच्छी चीज करें तब हम उनको कुछ चॉकलेट दें और ऐसी चीज करें। ये दूसरे तरीके का हो सकता है कि हम नकारात्मक व्यवहार को पनिश करने के बजाय सकारात्मक बिहेवियर को एनकरेज करें। पर हम सकारात्मक बिहेवियर को एनकरेज नहीं करते, नकारात्मक बिहेवियर को हम पनिश करते हैं। ठीक है ना? जब हम कोई अच्छी चीज करते हैं, बच्चा कोई अच्छी चीज करता है तो हम कोई विशेष वो नहीं कहते कि अच्छा चल ठीक है बहुत बढ़िया, अच्छा तो अब तो हम उसे कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि चल भाई तेरे को हम कुछ बहुत अच्छा कुछ करें। तो हम उसके सकारात्मक बिहेवियर को कम एनकरेज करते हैं। गलती हो जाएगी तो उसको पीटेंगे जरूर। तो ये जो है तरीका, ये बेसिकली इसका आइडिया क्यों है? क्योंकि हमने हिंसा के जरिए से हमने ये समझा है कि इस चीज को सही करने का एक ही तरीका हो सकता है, वो है हिंसा। अगर बच्चा सही पढ़ नहीं रहा, बात नहीं मान रहा, तो एक ही तरीके से हम उसे सही कर सकते हैं, हिंसा। और ऐसा हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमने अपने जीवन में ऐसा ही देखा है। हम जो चीज जैसी देखेंगे, हम जैसे सड़क भी चलते हैं, हम उसी रास्ते पर चलते हैं जहां से सब लोग जाते रहते हैं। जब गांव खेत में चलते हैं हम देखते हैं तो एक पूरी पगडंडी बन जाती है और वो हजारों सालों तक चलती रहती है, सैकड़ों सालों तक चलती रहती है। क्यों चलती रहती है? क्योंकि हर वक्त लोग उसी रास्ते पर जाते रहते हैं, वहां पर कोई सड़क नहीं बनती, कोई नहीं बनती है ना। आप लोगों ने देखा ना, खेत के बीच में रास्ते बन जाते हैं। वो रास्ते क्यों बन जाते हैं? क्योंकि रोज वहां से लोग निकल रहे हैं, रोज वहां से लोग निकल रहे हैं। निकलने को कहीं दूसरे तरीके से खेत के अंदर से भी निकला जा सकता है, किसी और तरह से भी निकला जाता है, पर नहीं निकलेंगे क्योंकि हमारी एक आदत होती है कि भाई जैसा सब होता आया है हम वैसा ही करते रहते हैं। हो सकता है जो नया रास्ता हो वो छोटा हो जाए, पर हम उसे नहीं बनाएंगे, हम जो रास्ता बना हुआ है उसी पर चलते रहेंगे। तो ये एक हमारी स्वाभाविक इच्छा वो है, समझ है, जिसमें हम फॉलो करने की, इमिटेशन इंसान का एक बहुत बड़ा गुण है। इमिटेशन से वो बहुत ज्यादा, इंसान जो है बंदर है और बंदर की प्रवृत्ति है नकल करना। तो हम अपने पेरेंट्स की नकल करते हैं और यही समझते हैं कि भाई इस पिटाई से ही जो है ये रास्ता ठीक हो सकता है, क्योंकि हम भी पिटे हैं तो हमें भी पीटना चाहिए। सेम चीज हिंसा पर अप्लाई होती है, तो क्योंकि वहां तो बहुत छोटी चीज है, बच्चों की पिटाई है। परंतु वही चीज अगर हम बड़े लेवल पे देखें, जब हम किसी क्रिमिनल को पीट रहे हैं, उसे कोड़े लगा रहे हैं या किसी और तरीके के हिंसात्मक तरीके से उसे अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? हम उस क्रिमिनल को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक मैसेज दे रहे हैं कि जब आप आप कोई गलती करेंगे तो आपके अगेंस्ट हिंसा होगी, और उसकी समझ में जब कोई दूसरा गलती करेगा वो उसको ऐसे ही पनिश करने की, जो भाई मुझे लगेगा कि इस आदमी ने, हमारे को कभी कोई गलत करता दिखता है तो हमारे मन में सबसे पहले ये आता है कि अच्छा ये गलती कर रहा है, साले को इसे पीटो। कभी कभी हम सड़क पर भी इस तरीके का व्यवहार करने लगते हैं, ऐसा सोचने लगते हैं। किसी ने कुछ गलत तरीके से गाड़ी चलाई तो हम लोग बोलते हैं मिल जाए तो इसको मैं पकड़ के पीट दूं। क्यों? क्योंकि हमें यही आदत है कि हम केवल हिंसा के जरिए से ही ये चीज कर सकते हैं। जैसे मुन्ना भाई MBBS मूवी थी, तो उसने इस बात को हाईलाइट करने की कोशिश की कि नहीं, देयर कुड बी अदर वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग्स। बट क्या प्रॉब्लम है? इमिटेशन, कि हम जैसा करते आए हैं हम वही करते रहेंगे। तो इसलिए हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए। बात हमारी उस व्यक्ति की भी नहीं है जिसके अगेंस्ट हम हिंसा कर रहे हैं, बात सजा देते समय हम जिसके अगेंस्ट हिंसा कर रहे हैं, बात हमारी अपनी भी है कि हम एक ट्रेडिशन चला रहे हैं कि हम हिंसा से ही हिंसा का इलाज करेंगे। हिंसा का इलाज अहिंसा किसी और तरीके से नहीं हो सकता। तो ये मेरी समझ है, और यही एक कारण है जिसके कारण मैं ये मानता हूं कि कैपिटल पनिशमेंट हमारे देश में खत्म होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़े हम अब अपने उपराष्ट्रपति पर आ जाते हैं। तो जैसे हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं ऐसे ही हमारे उपराष्ट्रपति महोदय हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति महोदय का एक सबसे बड़ी चीज है कि ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम राज्यसभा के चेयरमैन, लोकसभा में क्या होता है? लोकसभा में होते हैं स्पीकर। ठीक है, मतलब एक मेन होता है, फिर उसके नीचे स्पीकर्स होते हैं।
यहाँ कौन होते हैं? राज्यसभा में भी स्पीकर होते हैं। नो सर, नहीं चेयरपर्सन। राज्यसभा में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन होते हैं। और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। मतलब वो अगर ऑफिस में नहीं भी होंगे, एक्स ऑफिशियो होते हुए वो चेयरमैन रहते हैं हमेशा के लिए। वो बाय डिफॉल्ट उसके वो रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं और ये कोई दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं एक्वायर कर सकते। हमें अपने उपराष्ट्रपति को कैसे चुनना होता है? जैसे हमारे राष्ट्रपति चुने जाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा, ऐसे ही हमारे उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं। पर इनके इलेक्टोरल कॉलेज में और हमारे राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में क्या फर्क है? इनके इलेक्टोरल कॉलेज में केवल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही वोट करते हैं, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। ठीक है, तो हमारे देश में हम ये नहीं कह सकते कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मौजूद नहीं है। वी हैव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन अदर फॉर्म ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर सर इनके इलेक्शन में सर नॉमिनेटेड भी वोट करते हैं ना? इनके इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। करेक्ट। राज्यसभा लोकसभा के सभी सदस्य इसमें वोट करते हैं। इनकी जो क्वालिफिकेशन होती है, ये भी भारत के सिटीजन होने चाहिए, 35 साल की इनकी आयु होनी चाहिए। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। वो लोकसभा के प्रेसिडेंट, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। मतलब जो सारी क्वालिफिकेशन हम राज्यसभा के मेंबर के लिए पढ़ेंगे, वो सारी क्वालिफिकेशन हमारे वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी होनी चाहिए, और जो सारी क्वालिफिकेशन हमारे लोकसभा के मेंबर के लिए होनी चाहिए, वो सारी क्वालिफिकेशन हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए होने चाहिए। और इसके अलावा वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होने चाहिए। इनका कार्यकाल भी 5 साल के लिए होगा, और जब से ये अपने ऑफिस को ज्वाइन करते हैं, ये अपने इनको शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति महोदय करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं, हाँ, राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं। और अगर ये रिजाइन करते हैं, ठीक है, ये अपने किसी भी कारण से इनको रिजाइन करना होता है, तो उनका पद जो है रिक्त रहता है। किसी भी कारण से रिक्त होता है तो वो पद खाली रहता है। अच्छा, ये मुझे भी नहीं पता था। जब तक कोई नया आदमी नहीं आएगा तब तक वो पद खाली रहेगा। ठीक, और ये अपने इनका जो पीरियड है, या तो पीरियड खत्म हो जाए, या इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, या इनकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इनका पद खाली हो सकता है। और इसके अलावा इनकी जो शक्तियां हैं, इनके जो कार्य हैं, ठीक है, इनको बेसिकली जो हमारी काउंसिल ऑफ स्टेट है, जो काउंसिल ऑफ स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, राज्यसभा का जो कॉन्सेप्ट है कि हमारे केंद्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जो लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर है, उसमें राज्यों का, क्योंकि हम एक फेडरल वो भी है, सिस्टम भी है, तो इस फेडरल सिस्टम के चलते हमारे राज्यों का प्रतिनिधित्व रहना चाहिए, और एक तरीके से ये उसके प्रतिरूप होते हैं। ठीक, तो ये उसी तरीके से काम करते हैं। तो ये राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। सर इसका क्या मतलब हुआ? हाँ जी सर, ये एक्स ऑफिसर चेयरमैन से क्या मतलब है? इसका नहीं समझ में आया मेरे। मतलब कि वो ऐसा नहीं है, वो चेयरमैन नियुक्त नहीं किए जाते, बाय डिफॉल्ट, एक तरीके से ऐसे कह लो आप, बाय डिफॉल्ट। मतलब इसके लिए वो उन्होंने चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के इलेक्शन नहीं लड़ा है, उन्होंने उपराष्ट्रपति के लिए इलेक्शन लड़ा है। पर जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो ऑटोमेटिकली इसका, जैसे वाइस चेयरमैन के लिए वोट होगा, मतलब जो जैसे स्पीकर के लिए होता है, ऐसे राज्यसभा में दूसरे के लिए होता है, पर इनके लिए नहीं होता है।
तो ये बाय डिफॉल्ट उसके ऑफिस में रह सकते हैं। इसके अलावा इनका काम होता है कि यदि राष्ट्रपति किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उस पद को भरना, उनके अनुपस्थिति में बीमारी के कारण समय में यदि वो अपने काम ना कर सकते हो तो उनके कार्यों का एक तरह से कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करना, ये कुल मिला के इनके जो कार्य जो काम है वो है। ठीक है, आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 71 तक हमारे राष्ट्रपति के बारे में हमें बताते हैं। राष्ट्रपति के आगे चलते हैं। अच्छा, एक और यहाँ पे ये सवाल इम्पोर्टेंट है कि यदि मान लीजिए हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट आ जाए, उसी ने कहा कि नहीं ये राष्ट्रपति जी का इलेक्शन धांधली हुई है, इस इलेक्शन में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में धांधली हुई है, तब हम क्या करेंगे? सर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा। ठीक है ना, तो इसकी जो इंक्वायरी है, इसकी जांच कौन करेगा? इसकी जांच जो है सुप्रीम कोर्ट करेगा, कोई और नहीं करेगा, क्योंकि लोअर कोर्ट नहीं कर सकता, हाई कोर्ट भी नहीं कर सकता। इसकी जांच करने का काम सुप्रीम कोर्ट का होगा और वो इस जांच के बाद ये फैसला लेगा कि क्या इसके चुनाव में कोई धांधली हुई है, और जो भी वो फैसला लेगा वो फाइनल डिसीजन होगा। ठीक है, तो मतलब अगर हमारे राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कभी विवाद होता है, क्योंकि अल्टीमेटली बाकी सब चीजों के लिए हमें और उस पर जाना पड़ेगा, पर अगर इनके चुनाव में कोई विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको हैंडल करेगा और सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला लेगा। अगला हिस्सा जिस पर हम बात कर रहे हैं वो है एग्जीक्यूटिव का जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमारे देश में हमने जो ब्रिटिश सिस्टम लिया, ब्रिटिश सिस्टम को हमने यहाँ एक तरीके से पैरेलल क्रिएट करने की कोशिश की है। तो ब्रिटिश सिस्टम कैसे काम करता है? ब्रिटिश सिस्टम में एक राजा होता है, राजा या रानी होती है, ठीक है, जो उनके पूरे एम्पायर का हेड होता है। बट ये जो राजा रानी होते हैं ये फंक्शनल हेड नहीं होते हैं। वो राजा रानी के वैसे सारी पावर राजा रानी के अंदर है, जैसे हमारे देश में है कि प्रेसिडेंट के पास सारी शक्तियां हैं। मिलिट्री शक्ति, मिलिट्री हेड कौन है? राजा रानी है, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। डिप्लोमेटिक हेड कौन है? वही है। हमारे देश में लेजिस्लेटिव हेड कौन है? प्रेसिडेंट है। हमारे देश में एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? प्रेसिडेंट है। हमारे देश में जुडिशरी के मतलब अगर कि ऐसी शक्तियां जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुडिशियल पावर किसके पास है? वो प्रेसिडेंट के पास है। तो सारी शक्तियां हमारी प्रेसिडेंट के पास है। परंतु ये जो आइडिया लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? हमारे जो ब्रिटिश क्राउन से। ब्रिटिश क्राउन भी इसी तरीके से काम करता है कि उसको प्रपोजल्स नीचे से आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको बताती है कि आप ऐसा करो, ऐसा कर लो, ये करो, और वो वही काम कर देता है। तो इसी तरीके का सिस्टम हमने अपने देश में बनाया है, और इस सिस्टम में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये बेहद जरूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो काउंसिल है ये हमारे राष्ट्रपति को सलाह देती है, और इस काउंसिल का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। तो हमें ये एक भूल है हमारी कि हम मतलब इंडिया में ऐसा सिस्टम धीरे धीरे ग्रेजुअली बना, जो कि 70 सालों में बना। उसमें कई लोग उसके लिए जिम्मेदार भी हैं क्योंकि उन्होंने शक्तियों को अपने हाथ में रखने की कोशिश की गई। पर हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमने ये चाहा कि हमारी गवर्नेंस लार्जली एक ग्रुप ऑफ पीपल चलाएं। जैसे अगर हम ब्रिटेन में देखें तो प्राइम मिनिस्टर इतना इम्पोर्टेंट पद नहीं है जितना इम्पोर्टेंट पद हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ सारी शक्तियाँ लगभग
एक तरीके से, और उसका एक कारण है कि वो मनोवैज्ञानिक कारण भी है कि प्राइम मिनिस्टर एक तरीके से पार्टी को भी हेड करता है, तो कुल मिला के इस तरह से काम कर लेता है कि वो दोनों को प्रभावित कर सके। वो पार्टी को भी, लेजिस्लेचर को प्रभावित कर लेगा, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रभावित करेगा। तो ये तरीके वजह से हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो उतनी पावरफुल दिखाई नहीं देती जितनी ब्रिटिश काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पावरफुल दिखाई देती है। जो हमारे देश में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, इसका काम है राष्ट्रपति को एड करना, उसकी सहायता करना और उसको एडवाइज करना। राष्ट्रपति को शासन करने के लिए, जो है राजा को शासन करने के लिए सलाह देना और उसकी सहायता करना, ये हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करती है। और जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करना होता है। वो कभी कभी अपनी सलाह उनको वापस भेज सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि भाई तुम देख लो, ये चीज थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही। जैसे राजा का काम क्या है, राजा का काम ये नहीं है कि वो छोटी छोटी डे टू डे चीजों में लड़े। मिनिस्टर्स ने प्रपोजल भेजा, राष्ट्रपति देखेगा ठीक लग रहा है, चलो भाई ठीक है कर दो, करने दो, करो भाई करो। पर अगर राष्ट्रपति एक बार चेक कर लेता कि चलो यार ये ठीक नहीं लग रहा है, तो कुछ गड़बड़ है, देखो भाई दोबारा देखो इस चीज को, तो वो दोबारा देखेंगे कि हाँ जी ये ठीक है, फिर वो बताएंगे कि नहीं ये ठीक है, इसमें ये चीज इसलिए की जा रही है, इससे ये फायदा होगा, तो वो फिर राष्ट्रपति उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारी जो प्रेसिडेंट है, जैसे हमने बात किया, तो प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद एडवाइस स्टैंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। तो यहाँ पर अगर हम शक्तियों की बात करें प्रेसिडेंट की, तो हम पहले कह रहे हैं प्रेसिडेंट may require the council of minister to reconsider such advice। राष्ट्रपति चाहे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपनी सलाह को रिकंसिडर करने की बात कह सकते हैं, और अगर वो रिकंसिडर करने के बाद वापस दे देते हैं तो यहाँ पर फिर शैल है, प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस स्टैंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। तो जब राष्ट्रपति ने सलाह को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने रिकंसिडर किया है, उसके बाद प्रेसिडेंट बाध्य है, अब उनको करना होगा, उनको सलाह माननी होगी, अब उनके पास चॉइस नहीं है। जो हमारे कितने मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकते हैं, करीब 15% ऑफ टोटल लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल का मतलब लोकसभा। तो स्टेट वाला होता है हमारा राज्यसभा, इसीलिए उसे राज्य बोलते हैं, और लोकसभा ये लोगों की सभा है, क्योंकि यहाँ लोगों से डायरेक्टली चुने गए प्रतिनिधि आते हैं। तो जो 15% तक ये सदस्य हो सकते हैं, यानी हमारे देश में कुल कितने मिनिस्टर हो सकते हैं? हमारे देश में 500, लेट्स से 500, गणित आसान करने के लिए हम कह देते हैं कि 500 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लोकसभा के सदस्य हैं। तो हमारे कितने मिनिस्टर हो सकते हैं अधिकतम? 75। ठीक है, अगर 500 सदस्य हैं तो 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो अगर थोड़े बढ़ा भी देंगे तो 80 सदस्यों से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकती। जो प्रेसिडेंट हैं वो सभी मिनिस्टर्स को ओथ, शपथ दिलाते हैं, और सीक्रेसी की उनको शपथ दी जाती है, जो कि 3rd शेड्यूल में, ये याद रख लेना, जो ओथ मुझे कहाँ मिलेगी? 3rd शेड्यूल में। तो ओथ एंड अफर्मेशन के लिए मुझे 3rd शेड्यूल हमारे संविधान का है, वो देखना होगा, तो ये 3rd शेड्यूल शब्द याद रखना है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो किसके लिए उत्तरदायी होंगे, उनको जवाब किसको देना पड़ेगा? जो ये 75 सदस्य हैं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसको किसको वो देना होगा? लोकसभा। इसको लोकसभा को। ठीक है, ये इसके प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, इसको जवाब, इससे सवाल कौन पूछेगा? इससे लोकसभा सवाल पूछेगी, आपने ये किया तो क्यों किया,
ऐसा किया तो क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया गया, और इनको वहां पर जवाब देना होगा। तो और जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट किए जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, और प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। तो उनकी सलाह पर बाकी जितने मिनिस्टर्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर उनको अपॉइंट किया जाता है। हमारे अगर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की शक्तियों को समझने की कोशिश करें तो प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट। आर्टिकल 75 में यहाँ पर उनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट उनकी सलाह पर, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर अपने मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है, वो मतलब अपने मंत्रिमंडल को वो चुन सकते हैं। गवर्नर सेम चीफ मिनिस्टर के लिए यही काम करता है। गवर्नर को सलाह चीफ मिनिस्टर देता है और चीफ मिनिस्टर के सलाह से उसके मंत्रियों को चुना जाता है। दोनों को गवर्नर एक को शपथ दिलाता है, एक को प्रेसिडेंट दिलाता है। और यहाँ पे प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है, ये बाद में मैं समझाऊंगा ये प्लेजर डॉक्ट्रिन क्या होती है। तो भारत के अंदर ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए हम यहीं रोकते हैं। अगर हम पार्लियामेंट्री, वैसे मैं इस सिस्टम को थोड़ा सा डिटेल में करना चाहूँगा, ये जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, कल हम यही करेंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को समझेंगे और भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम और भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या क्या अंतर है, इस पर फिर हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है। सर तो ये PDF सेंड कर दीजिएगा। ओके, एक्चुअली मोबाइल से हम ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं, दिक्कत होती है तो कर देता हूँ, अभी कर दो, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। टेक केयर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।